कि जब लड़का यानी सरदार जी जो देखने आए, घर पर आए, चाय के प्याले रख दिए गए, मम्मी भी बैठी थी, पापा भी बैठे थे। थोड़ी देर बाद मम्मी रसोई में चली गई। जो पापा कभी रसोई में नहीं गए वो भी चले गए। हमको अकेले बिठा दिया कि बात करो। 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट कोई बात ही नहीं हुई। मैंने कहा कुछ तो बोलो सरदार जी। बोले भैन जी किन्ने भैन भरा हो। मैंने कहा अभी तक तो मेरा एक भाई था, तुसी दूजे हो गए। ससुर अच्छा, आजकल की तरह का ऐसा ज़माना भी नहीं था कि फ्लैट हो गई किसी को पता नहीं चले। अब वो जैसे ही गए सरदार जी, पूरे मोहल्ले में धीरे धीरे बात फैल गई भी जेड़ा मुंडा देखण आया सी वो भैन जी बोल गया। जहाँ जाएं हम तो मेरी मम्मी को कहें अच्छा जेड़ा मुंडा वेखण आया सी बलजीत नूं वो भैन जी बोल गया। जहाँ मैं जाऊँ हैं तेरा वीर बन गया। पूरे मोहल्ले में चर्चा हो गई। लेकिन फिर एक सरदार ढूंढे गए तो हुआ क्या, हूँ तो मैं भी सरदार नहीं। फिर सरदार जी ढूंढे गए, फिर वही वाक्य दोहराया गया। फिर टेबल पर इधर सरदार जी बैठे, इधर मैं बैठी, इधर पापा बैठे, फिर मम्मी बैठी। वही किस्सा फिर दोहराया। मम्मी गई, पापा गए। थोड़ी देर हो गई तो इस बार मैं बोली वीर जी कुछ तो बोल दो। वो सिर ठोक के उठ गए, बोले राखी वाले दिन आ जाऊंगा भैन ससुरी का। बहुत अच्छी। अच्छा फिर क्या हुआ, फिर मोहल्ले के लोगों ने शिक्षा देनी शुरू की मेरे मम्मी डैडी को। बोले भाई तुहाडी कुड़ी ब्याही नहीं जाएगी, शादी नहीं होनी। बोले क्यों। बोले तुसी जो मुंडा खुद ही पसंद कर लो और ब्याह कर दो, इन्हां नूं कल्ले नहीं बिठाना। भी ये वो वीर जी बोल देगी, वो भैन जी बोल देगा, इन्हां दा ब्याह ही नहीं होएगा। अब वही हुआ जहाँ मेरी शादी कर दी गई। महरौली के सरदार जी वो जब मेरे मम्मी डैडी नहीं पसंद किए, हमको बिल्कुल अकेले नहीं बिठाया गया क्योंकि सख्त हिदायत थी कि तुम यही बोल दोगे, और हमारी शादी कर दी गई जो मम्मी डैडी ने सरदार जी पसंद किए थे। लेकिन कब तक नहीं बिठाओगे। क्या बात है। आफत आई। अब चुप बैठे हैं बिल्कुल। कह के बोला कि वीर जी नहीं बोलना, उनको भी कह के बोला गया भैन जी नहीं बोलना। तो मैंने डरते डरते कहा कि सरदार जी कुछ तो बोलो। तो सरदार जी बोले बहुत घबराहट हो रही है, तू एक गाना सुना दे। मैंने गाना शुरू किया, भैया मेरे। बोले चुप हो जा मेरी माँ। अपन संस्कारी बच्चे थे उस समय के ऋतु जी, क्या बात। कोई और गाना ही नहीं आता था। फिर हम अगले दिन हम गए शिमला। जब हम गए शिमला तो वहाँ पर सरदार जी ने देखा कि एक ड्राइवर थे, वो भी सरदार जी थे। पता नहीं क्या दिल में आया, बोले तू परे हट जा, गड्डी तू नहीं चलाएगा, मैं आप पे चलाऊँगा। सरदार जी ने गाड़ी ड्राइव की और मैं साथ वाली सीट पर बैठी। मैं साथ वाली सीट पर बैठी और सरदार जी गाड़ी चला रहे हैं। और शिमला की पहाड़ियाँ आपने देखी। मोड़ आए, सरदार जी ने इतनी तेज मोड़ काटा कि मुझे लगा खाई में गिर जाएंगे, पर मैं डरते डरते कुछ नहीं बोली। दूसरा मोड़ आया, फिर खाई में गिरते बचे। और तीसरे मोड़ पे तो एक पहिया भी उतर गया। फिर भी गाड़ी ऐसे कट गई तो मुझसे रहा नहीं गया। मैंने कहा सरदार जी इतनी तेजी से मोड़ काटते हो, आपको डर नहीं लगता। बोले डर तो तब लगे जब मैं आंखें खोल के मोड़ काटूं। क्या बात है। बहुत खूब। बोले मोड़ आंदा है, मैं ते अखा बंद कर लेना, कट गया ते सतनाम नहीं ते वाहिगुरू जी। वो दिन आज का दिन। अपन ने टेंशन दी नहीं उनको गाड़ी चलाने की, अब हम खुद ही गाड़ी चलाते हैं। कौन वाहिगुरू जी करा लेगा और क्या। और देखो टेंशन देने की चीज़ ही नहीं, देने की चीज़ है, लेने की है ही नहीं। क्यों लेनी टेंशन। हम तो 10 साल तक देश की गद्दी पे चुपचाप बैठे रहे, हमने टेंशन नहीं ली। सारे देश ने टेंशन ली, हम बोले। सारी दुनिया चुनाव लड़ती है, हमारी ऋतु जी भी लड़ी, चुनाव लड़ी। बताओ चुनाव लड़के क्या बनी, हम बिना लड़े प्रधानमंत्री बन गए। तो टेंशन लेनी नहीं चाहिए, लेना ही चाहते हो नहीं। देखो बहुत अच्छा काम कर रही है रोहिणी के लिए, वो तो हादसे में हम कुछ भी कह लेते हैं, बहुत गर्व होता है। कहीं भी हम जब देखते हैं डिप्टी मेयर ऋतु गोयल या देखते हैं चेयरपर्सन, तो एक तो वो इतनी संवेदनाओं की कवित्री रही हैं और इतनी दिल से, मतलब जिसको कहते हैं ना कि दिल से जिनके लिए उद्गार निकलते हैं, तो कभी भी हम वो नहीं पढ़ते कि उनका इस समय
क्या स्टेटस है, हम बस जैसे ही पोस्टर देखते हैं तो हम कहते हैं ये हमारी रितु जी हैं, दिल खुश हो। तो मस्ती में रहिएगा, टेंशन क्या करनी है, लेना ही चाहते हो तो कार लो, बंगला लो, लोन लो, निकल लो। पता नहीं क्यों लोग टेंशन ले लेते हैं, मैं तो बिल्कुल ही नहीं लेती। एक दिन मैं स्कूल से घर गई, पड़ोसी की पत्नी गुजर गई थी। मैंने कहा सरदार जी, सारी भीड़ लगी हुई है, मोहल्ला वहाँ था, सरदार जी घर पे ही बैठे, गए ही नहीं। मैंने कहा सरदार जी घर पर ही बैठे हो, मुंह लटकाए, पड़ोसी की पत्नी गुजर गई, क्यों नहीं अफसोस कराए? बोले तू ही बता किस मुंह से जाऊं, अगले की दूसरी मर गई, मैं एक बार भी नहीं बुलाऊं। बहुत अच्छे हैं, क्या बात है, वाह 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 वाह। ऐसे पति ने, देखिए माँ की इतनी कविताएं लिखी हैं ना दिनेश जी ने, सच में माँ के मुख तक आनंद विभोर हो जाती हूँ। आदरणीय महेंद्र अजनबी जी और आदरणीय हंसराज रल्हन जी, और जो 2-2 घंटे अकेले जिनके दम पर कवि सम्मेलन चलता है, आदरणीय अनिल जी आपने हमें बुलाया, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार इन लोगों के लिए तालियां बजा दीजिए। जैसे गाड़ी चलाने वाले के लिए बैठना मुश्किल होता है, वो ड्राइवर को क्या कहता है, तू हट मैं ही चला लेता हूँ। तो आप सोचिए कि इन लोगों का क्या हाल होगा जो आज बैठे हुए हैं। लेकिन मजबूरी है तो पंगा तो लेना नहीं है, पंगा ले ही नहीं सकते, है ना। तो रही बात मस्ती की, अब मैंने बताया अच्छा मैं तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेती। कोरोना काल था, सारे घरों में टेंशन थी, लेकिन हमारे हिंदुस्तान की औरतें टेंशन लेती नहीं। पहला कोरोना याद कर लो, पूरे विश्व में टेंशन थी, लेकिन हमारे हिंदुस्तान की औरतें लगी हुई थी, हलवाई बनी हुई थी पूरी। कोई समोसे बना रही थी, कोई जलेबी बना रही थी, कोई कुछ बना रही थी। उन्हें पता था कि ये तो चला ही जाएगा, अपने राम की भूमि है, अपने कृष्ण की भूमि है, अपने देश की ये भूमि है, यहाँ से सब चला जाएगा। बहुत अच्छे बात। तो मस्ती में ही रहना चाहिए। तो मैंने ना, बेटे ने एक दिन, अब टाइम पास सरदार जी तो कोई काम नहीं करते, तो बेटे से कहा कि पेन ड्राइव दे, पिक्चर देख लेता हूँ। बेटे ने पेन ड्राइव में लगा दी पान सिंह तोमर। सरदार जी ने देखी, अगले दिन इरफान खान निकल गए। बेटे ने दूसरे दिन पेन ड्राइव में पिक्चर दी प्रेम रोग, अगले दिन ही ऋषि कपूर जी गए। क्या बात है। तीसरे दिन सरदार जी बोले काक के गल सुन, शादी दी वीडियो दे दे, माँ दी भी देख ले। और मैंने छुपा के ही रख दी। बहुत अच्छे, खुलकर तालियां बजा सकते हैं आप लोग। अभी जब आ रहे थे, और क्या, पत्नियों का तो राज चलता है। अभी जब आ रहे थे तो मैंने सोचा दिनेश जी चलेंगे। मैंने कहा दिनेश जी आप चलेंगे ना वहाँ? बोले हाँ मैं भी चलूँगा, लेकिन आज सुबह लड़ाई हो गई, इंदू जी भी चलेंगी। तो मैंने कहा इंदू जी से क्यों डर लगता है? बोले नहीं बहुत डर लगता है, 4 दिन पहले लड़ाई हुई थी। मैंने कहा फिर? बोले मैंने ऐसे कह दिया कि लड़ाई हो गई तो हो गई, कोई बात नहीं देख लूँगा। मैं कहा फिर? बोले वो जा रही थी। मैंने कहा मेरा क्या बिगाड़ लेगी? तो मैंने कहा फिर क्या हुआ? बोले मेरे मोबाइल का चार्जर लेके ही चली गई। तो पत्नियां कुछ भी कर सकती हैं। इंदू जी के लिए भी तालियां बजा दो। बहुत मस्ती का, अच्छा समय का मुझे पता नहीं चलेगा, बता देना बस 5 मिनट। ठीक बात है, हाँ कोई बात नहीं। क्या मैं टेंशन लेती ही नहीं, मैंने तो बता दिया आपको, टेंशन लेने की चीज़ ही नहीं है, मस्ती में रहो। और रही बात मैं कैकई बनती थी, अनिल जी ने बिल्कुल सही बताया। लेकिन आपने देखा होगा एक पार्टी ऐसी है जिसे अन्ना जी ने बना दिया है ना, और अन्ना जी की उस समय सारे देश में तारीफ हुई थी ना। लेकिन पूरे देश में इकलौती मैं ऐसी हूँ जिसको अन्ना जी से नुकसान हुआ। क्या नुकसान हुआ? मेरी कविता सुन लो। कि मैं भी कैकई की तरह कोप भवन में जाती थी, भूखे रहकर अपने पति से अपनी बात मनवाती थी। मुझे भूखा देख पति हुए परेशान जाते थे, मुझे खाना खिलाने की खातिर बात मेरी मान जाते थे। फिर अन्ना जी ने किया अनशन, देश में हुआ सम्मान, देश में हुआ सम्मान पर मेरा हो गया नुकसान। मेरे पति ने कह दिया अब तेरी बात कभी नहीं मानी जाएगी। अगला 74 बरस का बुढ़ा 13 दिन जी गया, तू जवान नट्टी कट्टी तो 1 महीना जी जाएगी। क्या बात है, वाह। तो बस हमें तो कुछ ज़रूरत नहीं कहीं जाने की, मस्ती में रहिए, आनंद से रहिए। 4 दिन पहले मेरी और मेरे पति की हुई ज़ोरदार लड़ाई,
पति ने भगवान को गुहार लगाई, बोले हे भगवान तंग आ गया हूँ ऐसी पत्नी से, तू मुझे उठा ले, मैं कौन सी कम थी। मैंने कहा हे भगवान मैं भी तंग आ गई ऐसे पति से, तू मुझे बुला ले। पति बोले भगवान मेरी एप्लीकेशन छोड़, जल्दी से पत्नी की लगा ले। अच्छा, एक हरियाणा का चैनल था, वहाँ पर मुझे बुला लिया। बोले जी आप पति के बारे में बहुत कुछ बोलती हैं, तो बताइए कि अच्छा पति कैसा होता है। तो मैं जैसे ही बोलने लगी तो एक हरियाणा की महिला बैठी थी, हरियाणा वाली ने माइक छीन लिया। बोली यो के बोल लेगी मैं बताऊँ अच्छा पति कैसा हो गया। मैं भी उसकी तरफ देख रही। मैंने कहा क्या हुआ। बोले तू नहीं बता, मैं बताऊँ इन सब ने कि अच्छा पति कैसा हो गया है। तो चैनल वाली बोली आप ही बता दीजिए ताई अच्छा पति कैसा हो गया है। अब आप सब सुन लो। ताई बोली अच्छा पति भूत जैसा हो गया है, भूत जैसा। अब पूछा हम सब ने कि ताई ऐसा क्यों बोल रही। बोले और के जिंदगी में ना कभी भूत देखा ना अच्छा पति देखा। क्या बात है, वाह 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 वाह। तो बस मस्ती में रहो। तो मैंने तो जब सबसे पहली कविता थी जहाँ से मैं हास्य के लिए चुन ली गई, वो भी पति पे ही लिखी हुई थी कि मैंने अपने पति को कहा कि पतिदेव मुझे कवि सम्मेलन में जाना है, राष्ट्रीय कवि सम्मेलन के संगम के कवि सम्मेलन में जाना है और वहाँ जाकर सबको हंसाना है। तो पति बोले अच्छा, शादी के दिन रोते रोते आती है फिर उम्र भर हमें रुलाती है, भला औरत कभी हंसाती है। मैंने कहा मुझे गुस्सा मत दिलवाओ, मुझे कवि सम्मेलन में भिजवाओ। अगर मुझे गुस्सा दिलवाओगे तो जली हुई रोटियां तुम ही खाओगे। बोले बेगम तू बेशक गुस्से में रोटी मत बनाना पर मेरी कमीज जरूर धो जाना। बोले क्योंकि जब भी तू गुस्से में मेरी कमीज धोकर जाती है सच में वो कमीज निखर आती है। क्या बात है। मैंने कहा अब सच में मुझे गुस्सा मत दिलवाओ, मुझे कवि सम्मेलन में भिजवाओ। तो जो वो बोले वो सुनिएगा। वो बोले तू कवि सम्मेलन में जाना चाहती है तो जा, तू सबको हंसाना चाहती है तो हंसा। मैं मर्द हूँ और मर्द शायद ये भूल जाता है कि जब हंसती है घर की पत्नी तो पूरा परिवार खिलखिलाता है। क्या बात है, वाह बहुत अच्छे बहुत अच्छे। हम दोनों पति पत्नी तो ऐसे ही लड़ते झगड़ते जिंदगी गुजार लिया करते हैं और हम दोनों एक दूजे से नहीं उस ऊपर वाले से डरते हैं। वो जैसे चाहे डुगडुगी बजाता है, वो जैसे चाहे सबको नचाता है, सिर्फ और सिर्फ उसी के हंसाने से हंसती है ये दुनिया, वरना इस दुनिया में कौन है जो दूसरों को हंसाता है। क्या बात है, बहुत अच्छी बात। और मैंने राष्ट्रीय कवि संगम से एक बात अवश्य सीखी आदरणीय जगदीश जी से कि कितना भी हंसाओ, कितनी भी कविताएं हास्य में सुनाओ, पर राष्ट्र जागरण धर्म हमारा कभी ना कभी ऐसा कलम ज़रूर होनी चाहिए कि कुछ संदेश ज़रूर देकर जाएं। आज हमारी पीढ़ी जो है और आज हम जिन बच्चों को देखते हैं वो बिल्कुल 5G बच्चे हैं। तो कहीं ना कहीं उन बच्चों पर छोटी सी बहुत छोटी कविता सुनाकर स्थान लूँगी क्योंकि समय कम है और मैं इन सबको भी सुनना चाहती हूँ। तो बहुत छोटी सी कविता कि वो बच्चे कि ढूंढ रही हूँ वो बच्चे जो मदर्स डे नहीं मनाते थे। ढूंढ रही हूँ वो बच्चे जो मदर्स डे नहीं मनाते थे, पर माँ जब भी आवाज़ दे हाँ माँ कहकर दौड़े चले आते थे। क्या बात। ढूंढ रही हूँ वो बच्चे जो मदर्स डे नहीं मनाते थे, पर माँ जब भी आवाज़ दे हाँ माँ कहकर दौड़े चले आते थे। शायद बैटरी वाली कारें या मोबाइल नहीं थे उस वक्त, शायद बैटरी वाली कारें या मोबाइल नहीं थे उस वक्त, इसीलिए बच्चे पापा की पिद्दी पर घोड़ा बनकर चढ़ जाते। क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। ढूंढ रही हूँ वो बच्चे, शायद सादा ही था खान पान, शायद सादा ही था खान पान और आंखों पर नहीं थे बच्चों के चश्मे, इसीलिए माँ बाप के आंसू बच्चों को जल्दी नजर आ जाते थे। क्या बात है, वाह वाह वाह, क्या बात है। बहुत शुक्रिया। और रुपए नहीं सिक्के मिला करते थे जेब खर्च, रुपए नहीं सिक्के मिला करते थे जेब खर्च, शायद इसीलिए पैसों का वजन कुछ ज्यादा समझ पाते थे। शायद राजनीति, देखिए मैं कहाँ प्रहार कर रही हूँ समझ सकेंगे,
शायद राजनीति और मीडिया भी इतना नहीं था उस वक्त। बात समझिएगा, अगर दिल तक पहुंचे तो तालियां और आशीर्वाद दीजिएगा कि शायद राजनीति और मीडिया भी नहीं था उस वक्त, इसलिए गली में चलते बच्चे रामू चाचा और रहीम काका की आवाज लगाते थे। क्या बात है, वाह, बहुत अच्छे। शायद इंग्लिश मीडियम स्कूल भी नहीं थे उस वक्त, इसलिए बच्चे माता पिता तो क्या पड़ोसी तक के पांव छुआते थे। क्या बात है। ढूंढ रही हूँ वो बच्चे जो मदर्स डे नहीं मनाते थे। बारबी डॉल का प्रचलन भी शायद नहीं था उस वक्त, इसीलिए कतरन से कपड़े की गुड़िया बनाकर जूते के डब्बे में उसका घर बनाते थे। ढूंढ रही हूँ वो बच्चे जो बारिश के पानी में कागज की नाव चलाते थे। क्या बात है, वाह। ढूंढ रही हूँ वो बच्चे। और अंतिम पंक्तियाँ देती हूँ कि शायद पढ़े लिखे नहीं थे, शायद पढ़े लिखे नहीं थे, पर अनपढ़ नहीं थे माँ बाप। क्या बात है, वाह वाह वाह। शायद पढ़े लिखे नहीं थे पर अनपढ़ नहीं थे माँ बाप। दूरदर्शिता रखते थे, कमरे में बोनसाई नहीं आंगन में पेड़ लगाते थे। ढूंढ रही हूँ वो बच्चे जो मदर्स डे नहीं मन, पर माँ जब भी आवाज दे हाँ माँ कहकर दौड़े चले आते। शुक्रिया। श्री साहित्य सरगम और दिशा फाउंडेशन, आप सबने इस कार्यक्रम की यज्ञ में मेरी आहुति स्वीकार की, आप सबका बहुत साधुवाद। और इतना ज़रूर कहूँगी, हास्य के लिए ही जानी जाती हूँ, 2 पंक्तियाँ कहकर बैठती हूँ, अपना स्थान लेती हूँ कि जो लोग हंसते और हंसाते हैं, जो लोग हंसते और हंसाते हैं वो मरने के बाद स्वर्ग नहीं जाते हैं। जो लोग हंसते और हंसाते हैं वो मरने के बाद स्वर्ग नहीं जाते हैं, क्योंकि वो लोग तो जहाँ बसते हैं उसी जगह को स्वर्ग बनाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।